नाज़रीन, आपकी मेज़बान फाइका हुसैन आजाद हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको वर्ल्ड की मोस्ट जो है वो हाईएस्ट कंपनी के बारे में बताने लगी हूँ और उसका सीईओ कौन है और वो कौन थे, क्या करते थे, पहले उनका बैकग्राउंड क्या था। और उस कंपनी के बाद उनका क्या बैकग्राउंड चेंज हुआ, उन कंपनी में क्या उन्होंने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया और इस कदर ममालिक में तरक्की हासिल की कि अब तक उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट्स हो रही हैं, मतलब कि सेल आउट हो रही हैं। और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, टेक्नोलॉजी है, वो आईफोन है। और आईफोन के बारे में हर एक इंसान जानता है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आईफोन मतलब कि हर एक की ख्वाहिश बन चुका है कि हमारे पास ये वाला आईफोन हो, ये वाला आईफोन हो। और आईफोन ने इस कदर मुल्क भर में अपना नाम बनाया है बहुत ही कम अरसे में, और उसके पीछे उसका राज क्या है, मैं आज आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आईफोन के एक राज नहीं है, क्योंकि उसको अंदाजा है कि किस कदर अगर वो एप्पल के इस साइन को, जो कि लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करता है इस टाइम, अगर देखा जाए कि एप्पल के इस साइन ने लोगों को अपनी तरफ इस कदर मुतवज्जा कर रखा है कि हर कोई सोचता है कि अच्छा, किसी को नाम नहीं पता होगा तो वो आधा कटा हुआ सेब वाला फोन बोलेगा। और आखिरकार हमारी नई जो जनरेशन है उनको आईफोन के बारे में बड़ी ज्यादा अवेयरनेस है, लेकिन अगर हमारी मदर्स को देखा जाए, हमारे फादर्स को देखा जाए, तो उन्हें इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। आखिर उन्हें भी वो निशान दिखाया जाए तो वो कटा हुआ सेब ही उसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये पूरा क्यों नहीं लगाया उसने। भाई, उनका लोगो है, उनकी मर्जी है, उन्होंने जिस तरह मर्जी। लेकिन अगर देखा जाए कि इस टेक्नोलॉजी को हर ममालिक में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल है और इस कदर इसकी सेल इंक्रीजिंग है, इतनी ज्यादा इसकी सेल है कि इस कदर इसको खरीदा जा रहा है कि हर साल एक ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। कभी आईफोन प्रो मैक्स हो रहा होता है, कभी आईफोन से अब तो सुनने में आता है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स आ रहा है, क्योंकि अब 15 तो लॉन्च हो चुका है। अब मतलब 1 by 1 काउंटिंग उसकी चलती जा रही है। और इस कदर एक्सटेंड मतलब कि ये बिजनेस और कंपनी है कि इसने कभी एक वक्त में इसने लॉस भी देखा है, लेकिन जब ये कामयाबी की तरफ ऊपर आना शुरू हुई है और इसने कामयाबी की हर सीढ़ी को पार करना शुरू कर दिया, और हर लिहाज से हर साल इसका जो आईफोन का प्रोडक्ट है नया लॉन्च होता रहता है। आईफोन के टैब्स हैं, टैबलेट्स हैं, आईफोन मोबाइल्स हैं, आईफोन 6 से, आईफोन 7 से आईफोन स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अच्छा, इस फोन के फीचर्स भी इस कदर कमाल हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस कदर आपको ये फोटो एडिटिंग के जो इफेक्ट्स हैं हर चीज़ से, मतलब कि बहुत वाटरप्रूफ सेट है। इसकी मेन बात तो ये है कि ये अदर कंट्रीज में तो ओवरऑल सिम के साथ चलता है, लेकिन टिम कुक ने बहुत ही कम अरसे में अपना नाम बनाया और पाकिस्तान के अलावा दीगर कंट्रीज में भी उनके जो आईफोन सेल आउट होते हैं। और सुनने में आता है कि वहां पर इस फोन के अंदर एक ऐसा फीचर है कि जी भाई, पाकिस्तान में ये पीटीए प्रूफ नहीं, यानी कि यहाँ सिम नहीं चल सकती आपकी। अगर पीटीए प्रूफ करवाना है तो आपको उसके अलग से चार्ज करने पड़ते हैं। एक तो ऑलरेडी फोन इतना महंगा और ऊपर से हमें उनके जो पेमेंट है वो अलग से पे करनी पड़ती है उसको पीटीए प्रूफ करवाने के लिए। लेकिन आईफोन इस कदर लोगों का क्रेज बन चुका है, लोग तो किसी भी सूरत में उसको खरीदने के लिए तैयार है, उसको पीटीए प्रूफ करवाने के लिए तैयार है। और आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि उस एप्पल कंपनी का, यानी कि एप्पल फोन बनाने वाला ओनर कौन है और वो क्या करते थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस तरह उनका रहन सहन था, और आखिर ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन बैठे और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। उसके बाद उनका जो सीईओ है उनका नाम है टिम कुक। उसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जो फोन चलाने के आदी हैं वो तो भाई उसकी तह तक जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर क्रिएट किसने की है, किसके पास अल्लाह ताला ने इतना उसको दिमाग कैसे दे दिया कि वो भी तो हमारी तरह एक आम इंसान है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग बहुत हाईएस्ट लेवल का होता है कि वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है वो इजाद कर जाते हैं। मतलब कि अब उस बंदे ने जिस तरह कंपनी को डील किया, ने
नई नई टेक्नोलॉजीज बनाई। आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ? एक उसकी जिंदगी जो थी वो बहुत ही, कहते हैं कि वो एक मजदूर का बेटा था, यानी कि उसके फादर कोई इतना खास काम नहीं करते थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की। और मैं आप लोगों को ये बताने लगी हूँ कि टिम कुक कौन थे। वो एक मजदूर के बेटे थे और सुनने में भी ये भी आता है कि टिम कुक के बारे में वो पैदा हुए 1 नवंबर को, बाहम उन्होंने रियासत मुत्तहद में पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने जो अपनी स्कूल की तालीम थी वो भी हासिल कर ली, रो धो के किसी भी तरीके से उन्होंने वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी तालीम को इस कदर हाईएस्ट तरीके से मतलब के करने की कोशिश की। वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे अपने दौर में और उन्होंने अपनी स्टडी को अपनी किसी भी तरह कंप्लीट करने की कोशिश की कि नहीं, मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूंगा। लेकिन उनकी लाइफ में सबसे बड़ा एक कंप्यूटर की छोटी सी गलती ने उनकी जो जिंदगी का था ना, एक नया मोड़ उनकी तरफ लेकर आया। और वो जिंदगी की कह ले कि वो बहुत ही अच्छी, और उस कंप्यूटर की गलती को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा समझते हैं कि अगर वो कंप्यूटर माइनर सी गलती ना देता तो वो अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से नहीं बदल सकते थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो वो मजदूर के बेटे थे और सबसे बड़ी कंपनी का मालिक भी कैसे बन गए। कौन सा ऐसा वाकया हुआ टिम कुक के साथ कि जिसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किसी भी कंप्यूटर की एक गलती जो किसी की जिंदगी को संवार दे, ये भी बहुत कम लोगों के साथ होता है। और ये मतलब कि बहुत ही कम लकी लोग होते हैं जिनके साथ ये गलतियां होती हैं और वो अपने उस गलती को, अपनी जिंदगी को संवार लेते हैं उस गलती की बिना पर। हालांकि वो गलती एक कंप्यूटर की गलती थी। तो कुछ टाइम पहले डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखी तो टिम कुक को क्लिनिक में बुलाया, पानी का गिलास उसके सामने रखा मेज के ऊपर और उसको कहा कि ये पानी का गिलास है और तुम पी लो, तुम्हारे लिए खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने गिलास पानी का पकड़ा और 2-3 घूंट लेने के बाद जो गिलास था वो टेबल पर रख दिया और उसके बाद लंबा सा सांस लेकर कहते हैं, डॉक्टर साहब बताइए, मैं रेडी हूँ, आप बताएं क्या खबर है। तो जब डॉक्टर साहब ने उनको बताया, और मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि डॉक्टर ने जब उसको बुलाया, बुलाने के बाद अपने पास बिठाया, पानी का गिलास पिलाया और उसके बाद टिम कुक ने कहा कि भाई मैं रेडी हूँ, डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या मसला आन पड़ा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि वो बुरी खबर है। तो डॉक्टर ने जब टिम कुक को बताया कि तुम्हें प्लस क्लोरोसिस की बीमारी हो चुकी है, और वो हैरत से टिम कुक ने डॉक्टर की तरफ देखा और डॉक्टर ने कहा कि ये एक खतरनाक बीमारी है और ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी इंसान के नर्वस सिस्टम को और दिमाग को निगल जाती है और उसके बाद बहुत ही कम टाइम होता है इंसान के पास कि वो जिंदा रह सके। इसी बात को सुनने के बाद टिम कुक के पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई। इसने डॉक्टर से बोला कि कोई दवाई, कोई थेरेपी जो इस बीमारी को खत्म कर सके। डॉक्टर ने बड़ी मायूसी से सर हिला दिया कि नहीं भाई, इस बीमारी को कोई भी दवाई जो है वो उसके लिए असर नहीं हो सकती। ये बीमारी ही ऐसी है कि ये लाइलाज बीमारी है। ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल डैमेज कर देगी, तुम्हारा दिमाग खत्म कर देगी, इसको निगल जाएगी और इसके बाद तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है कि तुम जिंदा रह सको। वो बहुत परेशान हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने डॉक्टर ने मायूसी से जब सर हिला दिया तो उसने डॉक्टर को कुछ नहीं कहा। उसके पैरों तले तो ऑलरेडी जमीन निकल चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने डॉक्टर से हाथ मिलाया और क्लिनिक से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद सड़क पर एक नई जिंदगी, जो कि टिम कुक को भी नहीं पता था कि एक नई जिंदगी उसकी मुंतजर है और वो उसका इंतजार कर रही है। टिम कुक सिर्फ बड़ी हिम्मत के साथ क्लिनिक से बाहर आया और सड़क पे बैठ गया, जो इससे पहले इसकी मंसूबाबंदी में शामिल ही नहीं थी। ऐसी जिंदगी उसका इंतजार करी थी वहां पर बैठी, यानी कि सड़क पे वो जिंदगी मुंतजर थी उस इंसान की कि वो कब आए और कब हमें मतलब अपने माइंड में तस्वुर करे, अपनी नई जिंदगी का आगाज करे। टिम कुक जो है वो फुटपाथ पे पड़े एक बेंच पर बैठ गया और जिंदगी की पूरी किताब यानी कि वो सोचने लगा, अपने माइंड को घुमाने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना नाम कमाया है, पैसे कमाए हैं, किस कहाँ लेके जाना है मैंने। अब वो एक बीमारी जो लाइलाज है, जो मेरी कमाई हुई दौलत भी मतलब कि उसका अजाला नहीं कर सकती, ना उसकी कोई दवाई है, ना उसका कोई इलाज है, ना उसकी कोई थेरेपी है, वो उस चीज का सामना नहीं कर सकते। तो मैंने आखिर अपनी जिंदगी में ऐसा क्या कमी कर दी, क्या मतलब कि कमाया उसकी, वो सोचने लगा उस बेंच के ऊपर बैठ के। और सोचते सोचते मोस्टली मतलब जिंदगी का हर वर्क उसके सामने खुलता गया और उसको नहीं आइडिया था कि वहां बैठे बैठे उसकी जिंदगी किस तरह बदल जाएगी। और जब वो उस बेंच पे बैठे अपनी जिंदगी के हर एक वर्क को खोलता जा रहा था तो उसको अंदाजा हो रहा था
कि वो किस कदर जो है वो अपनी ज़िंदगी के कम हिस्से में भी इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो चुका है। वो कहाँ पैदा हुआ? अलबामा के छोटे से कस्बे रिबर्ड्सडील में पैदा हुआ, यानी कि जो रियासत अलबामा के छोटे से कस्बे रिबर्ड्सडील में पैदा हुआ था। वालिद शिप यार्ड में मुलाजिम थे और माँ फार्मास्यूटिकल की कंपनी में काम करती थी। इब्तदाई तालीम तो उन्होंने रो धोकर सरकारी स्कूल से हासिल कर ली और 1978 में यूनिवर्सिटी चला गया। इंडस्ट्रियल इंजीनियर की डिग्री ली और 1988 में डिपॉक यूनिवर्सिटी से MBA कर लिया। IBM में नौकरी शुरू कर ली, यानी कि उन्होंने IBM में नौकरी शुरू कर ली और वो समझता था कि चनाचा अदारे ने इसे 2 साल में नॉर्थ अमेरिका का डायरेक्टर बना दिया, यानी कि वो इस कदर इंटेलिजेंट था, मतलब अपने काम में हर चीज़ में इस कदर अपना उसने नाम कमाया कम वक्त में उस कंपनी में रह के कि उसके अमेरिका का उसमें उस कंपनी ने उसको 2 साल बाद ही अमेरिका का डायरेक्टर बना दिया, नॉर्थ अमेरिका का। और 12 साल IBM में रहे वो और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक का CEO बन गए। यानी कि इतना नाम कमाने के बाद उन्होंने 12 साल के बाद पहले तो वो IBM के साथ जुड़े रहे, उसके बाद उन्होंने जो नॉर्थ अमेरिका के डायरेक्टर बना दिया गया, उन्होंने 12 साल IBM के साथ गुजारे। उसके बाद वो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक का CEO बन गया, यानी कि इस कदर इंटेलिजेंट मतलब इंसान था वो कि हर कदम पर कामयाबी उसके कदम चूम रही थी, हर तरफ वो बढ़ता ही चला जा रहा था। वो दूसरों की शादी में तो शामिल होता था लेकिन वो अपनी शादी के बिल्कुल खिलाफ था, उसने शादी नहीं की और यहाँ तक कि उसने 55 साल तक की उम्र तक पहुँच गया और उसने शादी नहीं की क्योंकि वो शादी के खिलाफ था। इसके बारे में अभी सही खबर पता नहीं चलती कि वो शादी के खिलाफ क्यों थे, वो क्यों नहीं शादी कर रहे थे, उन्होंने इतना अरसा कैसे अकेले गुजार दिया। क्या कामयाबी इस कदर उनको प्यारी थी कि उन्होंने अपनी नई जिंदगी के बारे में नहीं सोचा जो कि एक शादी के बाद शुरू होती है। लेकिन फिर इससे अचानक मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। वो इस वक्त खुद को खला में लटका हुआ महसूस करने लगे। वो फुटपाथ पर बैठे बेंच पर उसकी एक नई जिंदगी का नया नुक्ता साबित हुआ। उसने वहां बैठे बैठे अपनी जिंदगी, अपनी सारी कामयाबी, सारी दौलत जो है वो खैरात करने का फैसला किया। यानी कि उस कंप्यूटर की एक छोटी गलती ने क्या किया कि उसने उस बेंच पे बैठ के अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा। सोचने के बाद उन्होंने अंदाजा लगाया कि किस कदर मैंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है, मैंने क्या कुछ किया है, मैंने दौलत इतनी कमा छोड़ी है कि मैं अपनी अगर बीमारी का इलाज भी करवाऊं तो मेरे लिए वो कम ना पड़े। लेकिन मुझे जो बीमारी हो चुकी है वो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उस बेंच पर बैठ के उनकी ज़िंदगी का एक नया नुक्ता उनके सामने आया कि उन्होंने अपनी सारी दौलत, सारी कामयाबी, अपनी जो बची कुची ज़िंदगी है वो खैरात करने का फैसला किया। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और नया मोड़ आने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी खैरात करने के बारे में सोच लिया और उसने डॉक्टर को दूर फिट से आते हुए उतनी ही देर में जितनी देर में उन्होंने फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम, अपनी दौलत, अपनी कामयाबी जो है वो खैरात करूँगा, उतनी देर बाद वो देखता है कि सोच ही रहा होता है कि कुछ दूरी से वही डॉक्टर जिन्होंने कुछ टाइम पहले उसको बताया कि तुम एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी में मुब्तला हो जो ला इलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है और इलाज हो भी नहीं सकता। और वो सोच ही रहा था कि दूसरे फुटपाथ से उसने दौड़ते हुए अपनी तरफ डॉक्टर को आते हुए देखा। उसने कहा हाय टिम का ऐलान करते हुए देखा। डॉक्टर के हाथ में सब्ज रंग की एक और फाइल थी। टिम को फुटपाथ पर खड़ा हो गया। डॉक्टर दौड़ता हुआ उसके पास आया, उसे गले लगाया और जज्बाती आवाज में बोला, टिम मुबारक हो तुम्हें, तुम 100% ठीक हो। ये कंप्यूटर की गलती थी, तुम्हारी रिपोर्ट दूसरे मरीज की रिपोर्ट के साथ बदल चुकी थी, तो मिक्सअप हो चुकी थी। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं खुद बहुत डिप्रेस था कि टिम को इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक इंसान है, हर तरह से फिट है, हर तरह से उसकी डाइट फिट है, तो इतनी मतलब कि खतरनाक बीमारी कैसे उसको हो सकती है। तो मुझे तुम्हारे जाने के बाद थोड़ा सा हुआ, मैंने रिपोर्ट दोबारा मंगवाई किसी दूसरे मरीज की, तो वो मुझे पता चला वो रिपोर्ट तुम्हारी थी और तुम्हारी रिपोर्ट जो थी वो किसी के साथ मिक्स हो चुकी थी, तो मिक्सअप हो गई। और मैंने तुम्हारे जाने के बाद जब लेबोरेटरी से फाइल मंगवाई
तो तुम 100% सेहतमंद हो। वो फौरन फुटपाथ पर बैठा हुआ था और सीने पर क्रॉस बनाया और अल्लाह ताला का उसने शुक्र अदा किया कि वो किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं है। वो इस कदर मतलब कि खुश भी हुआ, उसके लिए खुशी की भी खबर थी और डॉक्टर साहब की ये बुरी खबर और फिर खुशखबरी को कुदरत का इशारा समझकर अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया। यानी कि उस दौरान, उस गलती के दौरान, जो उस बीमारी का पता चलने के बाद टिम कुक ने फुटपाथ के बेंच पर बैठकर जो फैसला लिया उसके बारे में उसको अंदाजा था कि वो अपनी जिंदगी किस कदर मतलब कि अपनी जिंदगी का जो हिस्सा है वो अपनी कामयाबी की तरफ ही सर्व कर रहा है। लेकिन अब उसने फैसला किया था कि वो अपनी जिंदगी, अपना वक्त, अपनी कामयाबी, अपनी दौलत जो है वो खैरात करेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही उसको पता चलता है, जब उसने ये फैसला अपने दिल में और दिमाग में लेता है तो उसको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसको कोई बीमारी नहीं है। ये एक कंप्यूटर की, एक टेक्नोलॉजी की गलती की वजह से उसको इस क्राइटेरिया से गुजरना पड़ा। लेकिन वो क्राइटेरिया जिससे वो गुजरा, उसने उसकी जिंदगी का नुक्ता नजरिया ही बदल के रख दिया। वो किसी दूसरी सोच में मुब्तला हो गया। जैसे ही उसको एक बुरी खबर के साथ खुशखबरी का इशारा मिला तो उसने कुदरत का इशारा उसको समझकर अपने फैसले पे कायम रहने का फैसला किया, जो उसने कुछ देर पहले किया था। क्या आप माने या ना माने, टिम कुक की यही कहानियां और दुनिया की सबसे महंगी कंपनी एप्पल के सीईओ और टिम कुक की ये सच्ची कहानी है। यानी कि बिल्कुल एक रियल स्टोरी है टिम कुक की, जो उसके साथ पेश आई और जिसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया। और वो एक मजदूर का बेटा था, उसने किस तरह कामयाबी ने उसके कदम चूमे, किस तरह कामयाबी उसको मिलती चलती जा रही थी। और जैसे ही उसको उस बुरी खबर, एक कंप्यूटर की गलती की वजह से जो खबर उसको मिली और मिलने के बाद उसने इस कदर अंदाजा लगाया कि जो भी हम फैसला लेते हैं वो एक अच्छे के लिए होते हैं। क्या अगर इस टाइम पे जो मैंने फैसला लिया अपने बुरे वक्त में, तो मैं इसको सही वक्त में इसको अंजाम भी दूंगा। और उसने उसको अंजाम देने का फैसला भी किया। टिम ने इसके बाद अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एप्पल और बनाना। एप्पल इसकी प्रोफेशनल लाइफ थी और बनाना इसका चैरिटी वर्क था। यानी कि उसने अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एप्पल उसका प्रोफेशनल वर्क था, जिधर वो अपना मतलब कि कामयाबी इस कदर उसके कदम चूम रही थी, जिसकी वजह से वो एप्पल की कंपनी थी जहां उसको सीईओ बना दिया गया। और सीईओ बनाने के इसी के साथ साथ टिम कुक ने अपनी लाइफ को जब 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक बनाना जो थी उसकी चैरिटी वर्क था और एप्पल जो था उसका प्रोफेशनल वर्क था। टिम कुक ने चैरिटी वर्क के लिए एक दिलचस्प तरीका इजाद किया। यानी कि उसने ये नहीं किया कि भाई वो पैसे इकट्ठे करेगा, मुंह से मांगेगा कि मैंने खैरात करनी है, मुझे पैसे दो, मैंने लोगों की मदद करनी है, मुझे पैसे दो। लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसने ऐसा नया तरीका निकाला कि जो कि एक अच्छा भी साबित हुआ है लोगों के लिए और उन ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद हो रही है। बड़े अच्छे तरीके से लोगों की मदद हो रही है कि टिम कुक को किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, तकरीबन उसके पास चल के खुद आ रहे हैं लोग। और वो किस तरीके से आ रहे हैं वो तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये तरीका उसकी ज़ात की तरह अनोखा है। यानी कि हर तरीके से, हर तरह से हर चीज़ अनोखी है। टिम कुक ने इस कदर मतलब कि तरक्की हासिल की है तो एक अलग अंदाज में किया। उसने अपनी इंटेलिजेंस को अलग तरीके से रोनमा किया है, लोगों के सामने लाया है और हर तरीके से हर चीज को का अच्छे तरीके से अंजाम देने की कोशिश की है। यानी कि उसने चैरिटी का जो वादा किया, चैरिटी का जो फैसला किया, उसकी इजाद का भी जो उसने अनोखा ही तरीका निकाला, जो उसकी जात से भी मतलब कि अनोखा था, उसकी जात की तरह अनोखा था। ये अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करने के साथ साथ साल में अपनी जिंदगी का 1 घंटा जो था वो नीलाम करता था। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो जो उसने कामयाबी कमाई, जो उसमें दौलत बनाई, वो उसको सर्व जरूर करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को भी नीलाम बना दिया। 1 घंटा अपनी जिंदगी का नीलाम बनाया। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली लगा देने वाले शख्स के साथ लंच करता है। यानी कि टिम कुक ने इतना अच्छा तरीका निकाला खैरात का कि अपनी जेब से तो वो करता है, लेकिन दूसरों से मांगने की बजाय उसने एक ऐसा तरीका इजाद किया जो कि इजीली उसको पैसे भी आते हैं, जो उसके पैसे हैं वो खैरात नहीं। ऐसा टिम कुक ने सबको दावत दी। अगर ये ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका के वो तमाम लोग के साथ शामिल हो जाते हैं जिसके साथ लोग तस्वीर बनाना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं या डिनर करना चाहते हैं,
ये दुनिया के वो अमीर लोग जो अपने पसंदीदा अदाकारों, फनकारों, मंसूरों वगैरह के साथ जो तस्वीरें लेना चाहते हैं, वक्त गुजारना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन आइडिया है जिसको अगर लोग अपनाएं तो बहुत ही ज्यादा तादाद में चैरिटी मिल सकती है, पैसा आ सकता है जिसको जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमरा अगर बाकायदा बोली देकर इन लोगों के घंटे खरीद लेते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी सर्कल होगा, ये दुनिया की शक्ल बदल देगा। टिम कुक का ख्याल है कि अगर अमेरिका के दूसरे सीईओज भी अपने टाइम को, अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हात को सर्व करें तो ये सिलसिला जारी रहेगा, ये घंटे भी बढ़ते जाएंगे। ये शुरू में साल में सिर्फ 1 घंटा बेचने का, फिर 2 से 3 और 10 घंटों तक जाएगा, आखिर में अपनी पूरी जिंदगी नीलाम कर देगा। ये अपनी पूरी जिंदगी बेचकर खैरात कर देगा और दुनिया की अनोखी खैरात होगी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी, ना कि हाथ फैलाकर लोगों से मांग कर चैरिटी की जाएगी, खैरात की जाएगी। इसका एक एक लम्हा सोने के भाव का था, मगर उसने वक्त का ये सोना जरूरतमंदों में बांट दिया। अमेरिका के मुख्तलिफ खैरानी अदारे दिन रात टिम कुक के लिए दुआ करते हैं, लेकिन टिम कुक रोज सुबह, दोपहर और शाम इस कंप्यूटर को दुआ देता है कि जिसकी गलती ने उसकी जिंदगी की सिमत दुरुस्त कर और जिसने दुनिया की मायात में भटके इंसान को सीधा रास्ता दिखा दिया। यानी कि कुछ लोगों की जिनकी वो मदद करता है उनके लिए बहुत एजाज का काम, मतलब वो उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और उसने जो तरीका इजाद किया वो था कि उसने अपनी जिंदगी का 1 घंटा नीलाम करना शुरू किया और जो दुनिया में सबसे ज्यादा उसकी बोली लगाता था वो उसके साथ लंच करता, तस्वीरें उतरवाता और अपना दोस्त उसको डिक्लेयर करता। टिम कुक ने इसका ऐलान 2012 में किया, 2013 में पहली बोली लगी, 2013 में लंच के 1 घंटे की बोली 6,10,000 यानी कि पाकिस्तानी देखा जाए तो 6.5 करोड़ रुपए, और 2014 में 3,30,000 यानी कि 3.5 करोड़ रुपए, और 2015 में $2 लाख यानी कि 2.25 करोड़ रुपए, और 2016 में ये बोली $5,15,000। ये पाकिस्तानी रुपयों में 5.5 करोड़ रुपए बनते थे और ये दुनिया का महंगा तरीन घंटा है। टिम कुक इस घंटे में कामयाबी बोली धंधा के साथ लंच करता है, उनके साथ तस्वीरें उतारता है, उसे ऑटोग्राफ देता है और अपना बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर करता है। यानी कि इस कदर अनोखा तरीका निकाला, जो पैसे उसको वहां से आते थे वो चैरिटी में देता था और लोगों की मदद करता था। बहुत ही अनोखा तरीका था टिम कुक का ये, और उससे एप्पल की नई प्रोडक्ट की लॉन्च के 2 पास भी जारी करता था जो बोली लगाता था, और उस टाइम उसके लंच का यानी कि उसके साथ ऑटोग्राफ का, उसके साथ टाइम गुजारने का, 1 घंटा गुजारने का हकदार बनता था। उसके बाद ये देखा जाए ये रकम बराह रास्त मुल्क के मुख्तलिफ चैरिटी इदारों में चली जाती थी। यानी कि जब ये वैल्यू उसकी जेब में आती थी तो वो इंसान अपनी जेब भरने की बजाय वो मुख्तलिफ अदारों की चैरिटी का सारा पैसा जो था वो दीगर ममालिक की चैरिटी में चला जाता था। और इसके बाद उन्होंने अपनी इस जो चैरिटी वर्क को स्टार्ट किया, किस तरह अनोखा तरीका निकाला, और इसके बारे में टिम कुक इस कदर फेमस भी हुआ। एक तो वो अपनी प्रोडक्ट के, एप्पल के प्रोफेशनल वर्क के लिहाज से इस कदर फेमस था, पूरी कंट्रीज में हर ममालिक में उसको पसंद किया जाता था। लेकिन जो उसने चैरिटी का वर्क तरीका, मेथड निकाला, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि टिम कुक के पास इतना वक्त नहीं था कि वो किसी के साथ ऑटोग्राफ बना सके या किसी के साथ टाइम गुजार सके या लंच कर सके। लेकिन उसने अपनी नीलामी, अपनी जिंदगी का 1 घंटा नीलाम किया चैरिटी वर्क के लिए, कि वो उसकी बोली जो सबसे ज्यादा लगाएगा, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा, उसके साथ वो 1 घंटा गुजारेगा, 1 घंटे में उसके साथ लंच करेगा, उसको बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर किया जाता है। यानी कि वो रकम जो थी वो रियासत के मुख्तलिफ चैरिटी इदारों में चली जाती थी। ये बहुत ही अच्छा आइडिया था। ये आइडिया अमेरिका में तेजी से मशहूर हो रहा है, और टिम कुक ने चंद कबल अमेरिका के तमाम कामयाब सीईओ और हॉलीवुड के 2 बड़े अदाकारों, मौसीकारों, मसूरों और राइटर्स को घंटा ग्रुप बनाने और टेक्निक इस्तेमाल करने की दावत दी है। टिम कुक ने अपने करीब जो बहुत ही ज्यादा फेमस लोग हैं, जो बहुत ही ज्यादा इन हो चुके हैं, उनको भी ये टेक्निक अपनाने का मौका दिया है और घंटा ग्रुप बनाने का मौका दिया है कि अगर तुम अपने जिंदगी के कुछ लम्हात जो है वो चैरिटी वर्क में सर्व करना चाहते हो तो उसका सर्व करने का बेहतरीन तरीका यही है
कि आप लोग अपनी जिंदगी का एक अहम घंटा जो नीलाम करो, उसकी चैरिटी का जो पैसा आता है वो दीगर ममालिक में ज़रूरतमंदों के लिए भिजवाया जाए, ना कि किसी के सामने हाथ फैलाया जाए कि नहीं हमने किसी मुल्क की मदद करनी है या गरीब लोगों की मदद करनी है तो हमें इतनी चैरिटी फराहम की जाए। उस तरीके से निजात पाने के लिए जो किस कदर जो कामयाबी थी उसके कदम चूम रही थी और वो अपनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसके कुछ देर बाद वो वहाँ से कम पाक में चला गया और उसका सदर भी था, यानी कि कम पाक में चला गया और वो उसका सदर जो एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉबर को 1998 में नाइब की ज़रूरत पड़ी। उसने अमेरिका के तमाम बड़े सीईओ के प्रोफाइल देखे, वो टीम कुक की ग्रोथ को लेकर इस कदर इंस्पायर हुआ, इस कदर मतलब कि उसको खुशी हुई कि ये बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुंची और इसकी इंटेलिजेंट ने इसको बहुत बड़े बड़े ओहदों से नवाजा। और उसके बाद वो उसकी जब प्रोफाइल से मुतासिर हुआ तो उसे नौकरी की पेशकश की। ये नौकरी किसी एजाज से कम नहीं थी टिम कुक के लिए। टिम ने एप्पल कंपनी ज्वाइन कर ली, वो जल्दी कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया, यानी कि इस कदर उसने एप्पल की कंपनी को भी ऊपर लाने की कोशिश की कि उसका जो स्टीव जॉबर थे, जो उस कंपनी के उस टाइम पे सीईओ थे, उन्होंने उसको सीनियर प्रेसिडेंट क्रिएट कर दिया और ये बहुत कम अरसे में उसके साथ हुआ। उसके बाद जॉबर बेइंतहा यानी कि स्टीव जॉबर का जो अंधा एतमाद था ना वो बहुत ज्यादा टिम कुक के ऊपर हो चुका था और वो टिम कुक के ऊपर इस कदर एतमाद करना शुरू कर दिया था कि अपनी हर चीज उसको बताना शुरू कर दी थी, उसके बगैर वो कहीं हिलते नहीं थे। कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती थी तो टिम कुक के साथ मिलकर मशवरा किया जाता था। उसके बाद टिम बोल्ड फैसले करता था एप्पल को, यानी कि इनके फैसलों की वजह से शुरू में नुकसान हुआ। टिम को कुछ एक्स्ट्रा मतलब के करने की कोशिश कर रहा था स्टीव जॉबर के साथ। उसने जो चीजें पहले वक्त में लॉन्च करवाई उसका नुकसान भी उठाया, लेकिन एक अरसा गुजरने के बाद ये फैसले बहुत जल्द दुरुस्त साबित होना शुरू। स्टीव जॉबर को 2004 में जिगर का कैंसर हो गया। ये जॉबर की जिंदगी का खौफनाक। इसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपने फैसले करने शुरू किए और टिम कुक के साथ मिलकर जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, टिम कुक जो था वो बोल्ड जो उसकी सोच थी वो हर चीज़ को बहुत एक्सट्रीमली सोचता था और उसके कुछ फैसले ऐसे थे जिसका मतलब कि नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन स्टीव जॉबर ने उसका हमेशा साथ दिया, हर नुकसान में उसका साथ दिया। उसको कभी गलत नहीं करार दिया कि नहीं अगर ये फैसले ठीक नहीं करे तो तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एक वक्त आया जब टीम कुक के वही फैसले दुरुस्त साबित होने लगे, गलत की तरफ नहीं जाने लगे, लॉस नहीं होने लगा। लेकिन जब 2004 में स्टीव जॉबर को पता चला कि उनको जिगर का कैंसर है तो इट्स मीन कि उन दोनों के लिए ना ये खौफनाक और खतरनाक मतलब बीमारी थी जिससे वो झुलस रहे थे और वो मतलब आखिरी स्टेज पे थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसके बाद उन्होंने 2011 में स्टीव जॉबर की बीमारी जो थी वो बढ़ चुकी थी। 2004 में उनको बीमारी हुई, उसके बाद उन्होंने बहुत एक लाइफ पीरियड भी निकाला और उसके बाद 2011 में जब उनकी बीमारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो काम करने के काबिल नहीं रहे, उन्होंने 24 अगस्त को 2011 को इस्तीफा दे दिया और टिम को अपनी जगह एप्पल का सीईओ बना दिया। यहाँ पर आकर टिम कुक जो थे वो एप्पल के सीईओ बने और वो क्यों बने ये रीजन भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। स्टीव जॉबर 5 अक्टूबर 2011 को इंतकाल कर गए और फिर यूं पूरी की पूरी कंपनी जो थी ना वो टीम कुक के पास चली गई। वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ड डेवलप की हामिल कंपनी का मुख्तार कुल बन गया, यानी कि इतनी बड़ी कंपनी तो वो पहले ही थी, दुनिया में उसका नाम ऑलरेडी था, लेकिन वो इस कदर छाया हुआ नाम नहीं था जो कि टिम कुक के होने से छा गया। उसके बाद वो बहुत खुश था, वो खुश क्यों ना होता ये शिप यार्डर में काम करने वाले मजदूर बेटे की तरक्की। और उसके बाद स्टीवर्ट ने इस कदर मतलब कि उनकी तरक्की की मेराज थी और वो खुश क्यों ना होते, वो क्यों ना खुश होते, क्योंकि उनको बैठे बिठाए एक कंपनी का मतलब एप्पल कंपनी का सीईओ बन गए वो, और वो खुद को इस वक्त फिजा में महसूस कर रहे थे। लेकिन वो फिर बीमार हुए, इनके टेस्ट
हुए और डॉक्टर ने इसे नाकाबिले इलाज बीमारी का शिकार करार दे दिया। वो फुटपाथ के करीब पहुंचकर बैठे बैठे अपनी किताब के वर्क को उल्ट रहे थे। वो अमेरिका का कामयाब तरीन CEO था। उसने मैनेजमेंट को साइंस का दर्जा दे दिया। वो कंपनी के तमाम मुलाजमीन के साथ राब्ते में रहता था, तमाम मुलाजमीन की ईमेल्स का जवाब भी देता था और वो उनकी शादी और गमी में भी शरीक होता था। वो हर लिहाज से एक आइडियल इंसान था, मतलब कि हर तरह से लोगों की फेवर करना उसका पेशा था। वो इतनी बड़ी मेराज पर पहुंचने के बाद भी उसको इंसानियत का अंदाजा था कि किस तरह लोगों को डील करना है। वो भी मेरी तरह एक इंसान है, उनके साथ कैसे मिलना घुलना। अगर मैं एक मुकाम पर हूँ तो वो मेरी अल्लाह की दी हुई, यानी कि वो तो अमेरिका के लोग हैं, लेकिन हम लोग भी कह सकते हैं कि जो उसको गॉड गिफ्ट था वो उनकी तरफ से था, वो कामयाबी उनकी तरफ से थी। लेकिन वो एक आजिज इंसान था, वो किसी का बुरा नहीं सोचता था, हर किसी की खुशी गमी में शरीक होता था। लेकिन इतनी बड़ी खुशी की मेराज के बाद जब उसको पता चला कि वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो कि लाइलाज है, जिसकी कोई दवा नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं है, और उस इलाज के बाद, बीमारी के बाद उसको अफसोस होना शुरू हुआ। वो अपने एक बेंच पे बैठ के अपनी ज़िंदगी के वर्क को जो था वो उल्ट रहा था और उसको अंदाज़ा हो रहा था कि वो अमेरिका का इतना बड़ा मतलब CEO है, मैनेजमेंट को संभाल रहा है, साइंस को जो उसने मैनेजमेंट का दर्जा दे दिया, लोगों की ईमेल्स का रिप्लाई करना, लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, उनकी खुशी गमी में शरीक होना, इतना नाम बना चुकी है कि अंदाजा नहीं होता कि कम वक्त में एप्पल ने इतनी ज्यादा मतलब कि तरक्की हासिल की है। और तरक्की हासिल करने के बाद हर माह में, हर ईयर में अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, और लोग भी आईफोन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने आज आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की सबसे फेमस कंपनी के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है और लोगों में मतलब उसका क्रेज पैदा होता है। अगर देखा जाए तो आईफोन को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादातर फोटो एडिटिंग के ही पीछे भागते हैं। इस आईफोन में ये एक खासियत है कि इसकी आपको कैमरा रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, कैमरा पिक्सल बहुत अच्छी मिलेगी, इफेक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और इस कंपनी का जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है कम वक्त में, लेकिन ये एक बहुत महंगी तरीन कंपनी है। इसके फोन्स जो हैं वो हर मुल्क में सप्लाई होते हैं, हर जगह मतलब कि इसकी सप्लाई होती है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ आईफोन की सप्लाई ना होती हो। हर एक कंट्री, दुनिया की हर कंट्री में आईफोन्स की सप्लाई होती है। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी मेजबान फाइका हुसैन का। आज उन्होंने आपको एक महंगी तरीन कंपनी के बारे में बताया, और एक इसी तरह मैं आप लोगों को दुनिया की मोस्ट पॉपुलर कंपनीज के बारे में भी आगाही देती रहूंगी और हालातों वाक़यात के बारे में भी आगाही देती रहूंगी। इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा और नई अपडेट का वेट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।